आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में मानहानि का मुकदमा दायर हुआ है और गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें तेजस्वी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। दरअसल मार्च में तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं, उनकी ठगी को माफ कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि LIC का पैसा, बैंक का पैसा लेकर अगर फिर भाग जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के में मेहुली चौकसी पर रेड क्रॉस नोटिस हटने के बाद अपनी बात रख रहे थे। तब उन्होंने ये बातें कही थी। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने गुजराती समाज को ही ठग बताया था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिन्होंने पूरे गुजराती समाज के लिए ठग शब्द का यूज़ किया, और हमारे गुजरात के अंदर ठग किसको बोला जाता है? जो गुनहगार है, लुच्चा है, बदमाश है, उसको ठग बोला जाता है। तो क्या हम पूरे सारे गुजराती ठग है क्या? यहाँ के महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, आम्बेडकर साहब हो गए, अभी इसकी आत्मा को क्या लगेगा? और हम यहाँ उनके जो बच्चे हैं उनको भी क्या लगेगा? अगर साहब हम गुजरात के बाहर जाते हैं तो हमारा मुंह छुपा के हमें जाना क्या? हम सब पूरे सारे ठग है क्या? ऐसा दिल पे लगने से और गुजरात की प्रजा को भी ऐसा लगा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके हिसाब से जो भी मेरी रजूआत थी वो आज मैंने कोर्ट नंबर 17 मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर रखी हुई है और नामदार कोर्ट ने मेरे को अगली डेट 1/5 दी हुई है। तो तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, लेकिन इस पर रिएक्शंस क्या हैं, राजनीतिक गलियारे से आवाज कैसी आ रही है, ये भी देखिए। इसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 2024 के अंदर उन्मादी हुकूमत को हटाना है तो ऐसी चुनौतियां आती रहेंगी और उन चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए, संगत से गुण होत है, कहावत सही है। तेजस्वी यादव जी अभी राहुल गांधी जी के शिष्य बन के घूम रहे हैं, तो अभी सजा हुई है इसी मुद्दे पर। राहुल गांधी जी को आपने देखा है, और निश्चित रूप से कुछ संस्कार भी उनकी पार्टी का है कि किसी को कुछ भी बोल देना, कहीं गालियां दे देना, तो उनको अब अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा वो कई एक जगह इस तरह के मामलों में फंसते जाएंगे और अंततः उन्हें कहीं न कहीं सजा हो जाएगी। देखिए, जो भी मामला होगा कोर्ट के अंदर है और उस मामले पर हमारी पार्टी की ओर से वकील देखने का काम करेंगे और जो नोटिस आएगा उसको भी देखने का काम किया जाएगा। मैं तो ये बोलूंगी भाई, उन लोगों को आदत है कि भाई आज मेरा इस कन्विक्शन है, कल वो कन्विक्शन है, या फिर क्या कहते हैं कभी आपका FIR। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि आप एक सत्ता पार्टी के, एक राज्य के डिप्टी सीएम हो, आपके ऊपर ऐसा लांछन डज नॉट लुक गुड, क्योंकि आप एक यूथ लीडर है। आप यूथ को भी वही सिखा रहे, आप जैसा आप करिएगा वैसा भरिएगा, जैसा बोइएगा वैसा पाइएगा। तो बयान से तेजस्वी की बढ़ी मुश्किल को समझिए। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में एक बयान दिया था, गुजराती ठग शब्द का इस्तेमाल कर संबोधित किया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। तेजस्वी सदन में मेहुली चौकसी पर बोल रहे थे और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये बयान दिया था। CBI ED की कार्रवाई को लेकर उन्होंने हमला बोला था। LIC का पैसा, बैंक का पैसा लेकर अगर फिर कोई भाग जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, और इस बयान को लेकर अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और मामले में 1 मई को सुनवाई होगी। समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और लोकसभा की सदस्यता चली गई। तेजस्वी के मामले में गुजरातियों के अपमान की बात कही गई है। तेजस्वी की मुश्किल भी यहां बढ़ सकती है। आगे बढ़ते, आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत हो रही है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी से लेकर कुशवाहा और चिराग पासवान तक यही पूछ रहे हैं कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई के बाद क्या सरकार जेल में बंद ऐसे गरीबों के लिए भी कुछ करेगी जो मामूली केस में अरेस्ट कर लिए गए हैं। सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। आनंद मोहन की रिहाई कुछ घंटे बाद हो जाएगी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आनंद मोहन जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आनंद मोहन के बहाने विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। पहले आरोपों की बौछार सुनिए
कैसे बीजेपी के नेता कुशवाहा और चिराग पासवान एक के बाद एक आरोप नीतीश सरकार पर मढ़ रहे हैं। आनंद मोहन तो बहाना है, असली में बहुत दुर्गांत जो अपराधी हैं उनको बाहर करने की योजना से ये कदम उठाया गया है। बहुत सारे लोग जो गरीब लोग जिनको कोई देखने वाला नहीं है, छोटा छोटा अपराध में 15 साल 20 साल से बंद रहते हैं, कोई उनके परिवार में ऐसा नहीं है कि बेल पिटीशन भी कहीं लेकर जाए, वो ऐसे लोगों के केस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। ये दर्शाता है कि सरकार की सोच किस तरीके से पूर्णतः दलित विरोधी है। जिस अपराध में उनको सजा हुई थी, आज उनके परिवार को इससे ज्यादा दुखी और इससे ज्यादा अन्याय करने का और कोई कार्य इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता था। आनंद मोहन के साथ जो दूसरे कैदियों की रिहाई कराई जा रही है, उस लिस्ट में एक ऐसे कैदी का भी नाम है जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले क्या सोची समझी रणनीति के तहत कास्ट फैक्टर को भुनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये भी कि क्या जाति की वोट के लिए आनंद मोहन को रिहा किया जा रहा है। क्या 2024 के चुनाव का मुद्दा जाति के आधार पर तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जाति के वोट के लिए रिहाई की सियासत को समझिएगा। आनंद मोहन राजपूत जाति के प्रभावी नेता माने जाते हैं। आनंद मोहन की पहचान बाहुबली नेता की रही है। आनंद मोहन दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी हैं और आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा मिली थी। सरकार ने कारा कानून में बदलाव कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया और रिहाई के फैसले पर दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आनंद मोहन की रिहाई के पीछे कास्ट पॉलिटिक्स बताया है। अब सवाल है कि टी उमा ने क्यों कहा जाति के लिए हुई आनंद मोहन की रिहाई। इसको समझने के लिए बिहार की राजनीति में राजपूतों का प्रभाव समझिए कि बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 6 से 8% है और करीब 30 से 35 विधानसभा और 7 से 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत जाति की निर्णायक भूमिका है। 2014 से पहले राजपूत आरजेडी के कोर वोटर रहे, लेकिन अभी बीजेपी का कोर वोटर माने जा रहे हैं। तो क्या राजपूत वोट को महागठबंधन के पाले में करने के लिए आनंद मोहन की रिहाई कराई गई है? और क्या यह मान लिया जाए कि राजपूतों के नेता आनंद मोहन ही हैं? और क्या आनंद मोहन के कहने पर राजपूत महागठबंधन को वोट दे देंगे? आगे बढ़ते हैं। आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन करते करते आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अजीबोगरीब बयान दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जी कृष्णैया ने गोपालगंज जाने के लिए मुजफ्फरपुर का रास्ता क्यों चुना। कृष्णैया साहब को गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से ये रूट क्यों चुना उन्होंने? सुना आपने, ये संवेदनहीन बयान आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का है। शिवानंद तिवारी ने आनंद मोहन का समर्थन करते करते गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया के मुजफ्फरपुर का रास्ता चुनने पर ही सवाल उठा दिया। शिवानंद ने कहा कि कृष्णैया छपरा होकर भी जा सकते थे। शिवानंद तिवारी का तर्क भी सुन लीजिए। कृष्णैया साहब को गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से ये रूट क्यों चुना उन्होंने? किसके कहने पर चुना, ये सवाल उठता है। गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से छपरा सिवान होकर के जा सकते थे, वहां नहीं गए, इधर से कैसे गए? शिवानंद तिवारी के बयान पर आरजेडी और जेडीयू नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, नियमों से ऊपर कोई नहीं है। सारे तथ्य कोर्ट और सार्वजनिक जीवन में सबके सामने, इससे ज्यादा हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। आनंद मोहन जी के मामले में कौन क्या बोलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं रखता है। कई लोग अपने मत के हिसाब से बोल रहे हैं। शिवानंद के बयान पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट ने कहा कि शिवानंद तिवारी ही लालू प्रसाद को जेल भिजवाने वाले हैं, आज उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। अरे ये बात तो शिवानंद तिवारी जी को लालू जी से पूछना चाहिए ना, और लालू जी को जेल भेजने वाले यही शिवानंद तिवारी जी हैं, कोई दूसरा नहीं है। अब सवाल है कि शिवानंद तिवारी का ये कैसा बेतुका बयान है। रास्ते की बात कहकर क्या बताना चाहते हैं शिवानंद? क्या शिवानंद कहना चाहते हैं कि हादसे के लिए कृष्णैया जिम्मेदार थे? क्या इंसानी मर्यादा भी भूल चुके हैं शिवानंद तिवारी? क्या अब इतने निचले स्तर की राजनीति होगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो शिवानंद तिवारी के संवेदनहीन बयान के मायने को समझिए। शिवानंद तिवारी आरजेडी के एक बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। शिवानंद तिवारी को बिहार की राजनीति में बाबा कहते हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी के बयान कई बार अपनों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। शिवानंद तिवारी ने आनंद मोहन की रिहाई के फैसले का बचाव किया है। आनंद मोहन का बचाव करते करते शिवानंद ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। शिवानंद तिवारी का कहना है कि जी कृष्णैया ने वो रास्ता क्यों चुना जिस पर प्रदर्शन हो रहा था। सवाल यह है कि क्या किसी को सपने आएंगे कि आगे प्रदर्शन हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है किसी को कैसे पता चलेगा। ऐसे में सवाल है कि आनंद मोहन का बचाव करते करते शिवानंद इंसानी मर्यादा को ही भूल गए। अगर नहीं तो कोई किसी की मौत के बाद ऐसे सवाल कैसे उठा सकता है। आनंद मोहन के साथ साथ 26 कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ सीपीआई-एमएल के नेताओं ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। माले के नेताओं ने उन सभी कैदियों की रिहाई की मांग की जो 20 साल से ज्यादा के वक्त तक सजा काट चुके हैं। लोगों की रिहाई हुई है, उसमें एक भी टाड़ाबंदी को रिहा नहीं किया गया है। बिहार सरकार ने आनंद मोहन के साथ साथ 26 कैदियों की रिहाई का फरमान क्या सुनाया। बिहार के साथ साथ पूरे देश की सियासत गर्मा गई। विपक्ष के किसी नेता ने आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाया तो किसी ने आनंद मोहन के बहाने दुर्दांत कैदियों को छोड़ने का आरोप लगा दिया। लेकिन अब एक अलग सी आवाज महागठबंधन से भी उठने लगी है। माले ने उन सभी कैदियों की रिहाई की मांग शुरू कर दी है जो 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। 14 लोगों में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है, एक व्यक्ति की रिहाई हुई है। तो हमने सरकार से ये कहा था कि उसी आधार पर बाकी टाड़ाबंदियों को भी रिहा किया जाए, लेकिन जिन 27 लोगों की रिहाई हुई है उसमें एक भी टाड़ाबंदी को रिहा नहीं किया गया है। माले का आरोप है कि 14 साल से अधिक की सजा काट चुके बंदियों की रिहाई के मामले में सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण है। माले की मांग है कि टाडा के तहत गलत तरीके से फंसाए गए भदासी कांड के शेष बचे बंदियों को अविलंब रिहा किया जाए। भाकपा माले राज्य सरकार के खिलाफ 28 अप्रैल को सीएम आवास के बाहर धरना देगा। इस धरना प्रदर्शन में भाकपा माले के विधायक मौजूद रहेंगे। भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आगामी 28 तारीख को हमारे सभी विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में धरना देंगे। अब देखना ये होगा कि वोट के लिए आनंद मोहन को रिहा करने के आरोपों से घिरी बिहार सरकार माले की मांग पर क्या करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रिहाई पर महागठबंधन की लड़ाई को समझिएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सरकार को 7 दलों का समर्थन हासिल है। इन 7 दलों में सीपीआई-एमएल भी शामिल है और हाल ही में बिहार सरकार ने कारा कानून में बदलाव किया और आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। अब सीपीआई-एमएल सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। अरवल के भदासी कांड के टाड़ाबंदियों की रिहाई की मांग को उन्होंने उठाया है। सीपीआई-एमएल का कहना है कि टाड़ाबंदियों की रिहाई क्यों नहीं की गई और इनका कहना है कि 14 साल सजा काटने वालों की रिहाई हो सकती है तो 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुके लोगों की रिहाई क्यों नहीं हो सकती। सीपीआई-एमएल ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है जिससे सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है। आरजेडी ने पार्टी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की नई सूची तैयार कर दी है और ताजा सूची में A to Z की जगह मुस्लिम और यादव समीकरण को तरजीह दी गई और इसी तरजीह पर विपक्ष ने यह कहते हुए सियासी तीर चला दिया कि आरजेडी A to Z की नहीं बल्कि MY समीकरण पर चलने वाली पार्टी है। पार्टी है वो A to Z की पार्टी। कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल को टैग लगा देते हैं, ये पार्टी केवल मुसलमान और यादव। 23 अप्रैल यानी बीते रविवार को ही वैशाली में बिहार के डिप्टी सीएम ने मंच से कहा था कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, लेकिन मंगलवार को पार्टी ने अपने पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर इस संकल्प को सियासत के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। नई सूची पर नजर डालें तो प्रदेश संगठन में 17 यादव नेताओं को जगह मिली, 15 यादव जिलाध्यक्ष बनाए गए, 2 को प्रदेश संगठन में जगह दी गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय से 11 लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। 94 सदस्यों की सूची में 51 यादव और मुसलमान हैं, जो पदाधिकारी बने। नई सूची में आधे से ज्यादा नाम MY समीकरण को साधते दिखाई देते हैं और अब इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी सिर्फ MY की पार्टी है, उसका A to Z से कोई लेना देना नहीं है। आता न वही जो लालू परिवार का ही वही सही, वो माई समीकरण से बाहर नहीं निकल सकता है, अपराधियों से बाहर नहीं निकल सकता है, सिंडिकेटों से बाहर नहीं निकल सकता है।
बीजेपी के हमले पर आरजेडी की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी का कहना है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं में झांक लें तो बेहतर होगा। महागठबंधन के दूसरे दल भी आरजेडी के साथ खड़े हैं। पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल जिसने अपने संगठन में आरक्षण की व्यवस्था की है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, SC ST के लिए। भाजपा के लोगों की आदत है हर मसले पर टीका टिप्पणी करना। ये लोग अपने गिरबान में तो झांक कर देखते नहीं हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के विषय में बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव अक्सर ये बात दोहराते हैं कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, लेकिन पार्टी के आंतरिक संगठन में पुराने समीकरण की ही झांकी मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। A to Z पर सवाल को समझिएगा। आरजेडी को MY समीकरण वाली पार्टी माना जाता है और माना जाता है कि आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण है, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बात को नहीं मानते। तेजस्वी हमेशा कहते हैं कि उनकी पार्टी सभी जातियों की बात करती है। आरजेडी को तेजस्वी A to Z की पार्टी बताते रहे हैं। समझने वाली बात है कि अभी आरजेडी के पार्टी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक नई सूची जारी की गई है और बीजेपी का आरोप है कि सूची में मुस्लिम यादव समीकरण का ही ख्याल रखा गया। यादव और मुस्लिम को तरजीह दी गई और आरजेडी को MY समीकरण वाली पार्टी बीजेपी ने करार दिया, लेकिन आरजेडी बीजेपी के आरोपों से इनकार कर रही है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने गश्त लगा रहे जवानों की गाड़ी को विस्फोट से उड़ाया, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया है। जवानों से भरे पिकअप वैन को आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक चालक शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब नक्सलियों के बड़े लीडर की सूचना पर दंतेवाड़ा से जवानों की एक टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकली थी। ऑपरेशन से वापसी के दौरान सभी जवान पिकअप में सवार थे। नक्सलियों ने अरनपुर मार्ग में पहले से ही आईडी प्लांट कर रखा था। जवानों से भरी वाहन जैसे ही उस जगह पर पहुंची, नक्सलियों ने जबरदस्त आईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट का नतीजा इतना भयावह था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। जवानों की शहादत हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है और यहाँ बहुत ही इतना विस्फोट भयानक था कि देख सकते हैं आप, गड्ढा देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है यहाँ पर भारी विस्फोट हुआ होगा। दंतेवाड़ा में हुए हमले पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और हमले की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात कर घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने बेहतरीन काम किया है और नक्सलियों को घुटने के बल पर ला दिया है। इस कायराना हमले को नक्सलियों की बौखलाहट भी माना जा सकता है। ग्राउंड जीरो से सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।